हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में आपको पिछले वीडियो के अंदर जो द्विघात समीकरण है उसके बारे में बताया था। द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं और उनको किस प्रकार से जांच करें कि मूल वास्तविक है, समान है, अलग अलग है या मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। उससे संबंधित आपको 2013 और 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, वो आपको बताया था। 2013 में क्वेश्चन आया था कि 13 मीटर व्यास वाला वर्ताकार पार्क था, उसकी परिसीमा पर एक पोल गड़ाना था, जिस पोल की दोनों फाटकों ए और बी, व्यास के जो सिरों पर दो फाटक है ए और बी, उनसे दूरी का अंतर 7 मीटर था। और 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो था 17 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार पार्क था, उस पार्क के व्यास के दोनों सिरों पर दो फाटक थे ए और बी, उससे एक पोल गड़ाना था जिसकी दूरी दोनों फाटकों से 7 मीटर के अंतर की थी। तो वो द्विघात जो समीकरण वाला चैप्टर था वो लगभग आपका क्लियर हो गया था। आज आपके लिए हम जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, उनके बारे में बताते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये दो लैसे और में से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और 10th क्लास के कोर्स के अंदर इससे संबंधित दो प्रश्नावलियां हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक है बहुपद। बहुपद वाली प्रश्नावलियों में भी लैसे और में से के क्वेश्चन है जिनमें बहुपदों के में लैसे और में से ज्ञात करने होते हैं, अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक उस बहुपदों के भी ज्ञात किए जाते हैं। तो फिलहाल पहले मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बता देता हूँ कि संख्याएं किस प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले हम ले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, ये संख्याएं 1 से शुरू होती है। जैसे हम बात करें 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 ऐसे अनंत तक जाती है, तो इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अर्थात जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी प्रकार से आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के अंदर हम शून्य को और शामिल कर लेते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट। अगर इस प्रकार से हम 0 को समुच्चय में शामिल कर लें तो वो समुच्चय पूर्ण संख्याओं का बन जाएगा, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से डॉट डॉट अनंत तक जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम पीछे भी चले जाएं, अगर माइनस में आ जाएं, इस प्रकार से दो परिमेय संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या है और ये इसके अंदर पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं भी आ गई और परिमेय संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती है। परिमेय संख्याएं हैं जिनके बारे में आपको पहले भी बता चुके, अर्थात इधर हम डॉट 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 जैसे -4, -3, -2, -1, 0 इस प्रकार से चले आगे 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट। तो ये परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में भी हो सकती है, बटेवे के रूप में, दशमलव संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं हैं। बस वे संख्याएं जिनका हमें वर्गमूल निकालना होता है और जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और उनका हमें वर्गमूल निकालना हो, वो परिमेय संख्याएं नहीं होती है, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या या संख्याएं जैसे √2, √3, √5, 4 नहीं है √, क्योंकि 4 का पूरा वर्गमूल निकलता है, तो √4 एक परिमेय संख्या होगी। या कहें कि वो एक प्रकार से प्राकृत संख्याओं में भी आती है, पूर्ण संख्याओं में भी आती है, क्योंकि -2 परिमेय संख्याओं में आ जाएगा। इसी प्रकार से √6 है, √7 है। कुल मिला के ऐसी संख्याएं हैं जिनका हमें वर्गमूल निकालना हो और उनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और इनमें हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर √6 एक अपरिमेय संख्या है, ये स्पष्ट कर दिया था कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, क्यों है। देखो, परिमेय संख्याओं को एक भिन्न के रूप में लिखते हैं हम, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, अर्थात n/r के रूप में या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का जो हर होता है वो 0 नहीं होता है, क्योंकि जिस संख्या के अंदर हर 0 होता है, किसी भी संख्या के बटे में अगर शून्य होता है तो उसका मान अपरिमित रूप से अपरिभाषित होता है, अर्थात अनंत होता है। तो बटे में शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, अनंत संख्या बन जाएगी। तो परिमेय संख्याओं के हर में शून्य नहीं होता है, अर्थात हर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या होती है, चाहे वो भिन्न हो, दशमलव भिन्न हो, चाहे से
कोई सा भी पूर्णांक हो अपूर्णांक हो, लेकिन √2, √3, √6, √7 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो अपूर्ण वर्ग है और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सब अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्याएं भी अनंत हैं और परिमेय संख्याओं भी अनंत है, पूर्ण संख्याएं भी अनंत है और प्राकृत संख्याएं भी अनंत है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं होती है। अब हम इन संख्याओं के लैसे और मैसे ज्ञात करें, उससे पहले आपको मैं और बता दूं कि सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 0 भी एक सम संख्या है क्योंकि 0 सभी संख्याओं से विभाजित होती है 0 को छोड़कर। 0 है, 2 है, 4, 6 इस प्रकार से 8 ... ये सभी सम संख्याएं होती है। और विषम संख्याएं आप जानते हो, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, शेष फैलाता है कुछ भी, वो विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3 माइनस में भी जाएं, अगर बैक में जाएं तो ये माइनस का भी हो सकता है। ये अगर इनके माइनस लगा दें तो भी ये सम संख्याएं कहलाएंगी। तो ऐसे ही -1, -3 या 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार से 9 ... ये विषम संख्याएं हैं। इनको अगर हम 2 से विभाजित करें तो इनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 2 का, अर्थात शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार से ये विषम संख्याएं हैं। तो हम इन संख्याओं के लैसे और मैसे अर्थात महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक कैसे ज्ञात करें, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो चैप्टर आपका ये टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कोर्स में ज़्यादातर ये लैसे और महत्तम जो समापरिवर्तक है उनके क्वेश्चन है और बोर्ड के अंदर भी बहुत सी बार लैसे और मैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादातर एक आधी साल छोड़कर लैसे मैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे अब की बार अगर हम बात करें 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर लैसे और मैसे का एक क्वेश्चन आया था। लैसे और मैसे का गुणनफल दिया हुआ था, ये संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था और लैसे आपसे पूछा था। तो इस प्रकार से लैसे मैसे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम आपको ये HCF और LCM अर्थात लैसे और मैसे कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं महत्तम समापरिवर्तक। महत्तम समापरिवर्तक जिसको हम HCF भी कहते हैं शॉर्ट में, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, अर्थात सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो होता है मैसे। अर्थात हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड। तो गुणनखंड तो संख्याओं के अंदर जो हमारे पास संख्या है उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, वो ही मैसे कहलाता है। ये मैसे कैसे ज्ञात करें हम ये देखते हैं। हम कोई भी अगर संख्याएं ले लें और उनका अगर मैसे ज्ञात करना चाहें तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, 16 और 56 का आपको मैसे ज्ञात करना है। इसको शॉर्ट में मैसे भी कह सकते हैं या HCF भी कह सकते हैं। ज्ञात करें, ये आपका मान लो कोई क्वेश्चन है, 16 और 56 का हमें मैसे ज्ञात करना है। ऐसे संख्याएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, क्योंकि संख्याएं अनंत होती है। हमें उनका मैसे किस प्रकार से ज्ञात करना है, इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। फिर संख्याएं चाहे कितनी बड़ी कितनी छोटी क्यों ना हो। देखो, मैसे ज्ञात करने के लिए अगर हम आपके नॉर्मल तरीके, सामान्य तरीके में जाएं, जो पिछली कक्षाओं में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, तो वो सीधा सा तरीका है कि आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड निकालकर आप उनमें से कॉमन संख्याएं, कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स छांट लो और उनको गुणा कर लो, वो मैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करके मैसे ज्ञात किया जाता है वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद एक दूसरी विधि और है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि, भाग विधि। उस भाग विधि से भी हम मैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस प्रकार से आड़ी खींच देंगे। यहाँ पर हमें जिस संख्या के गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने, उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया, तो इस 16 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो, अभाज्य गुणनखंड करें उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य और गुणनखंड, देखो दो शब्द है यहाँ पर, अभाज्य और गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब तो आप जानते हो, गुणा के रूप में विभाजित कर देना, टुकड़े कर देना।
जैसे 4 के गुणनखंड करें तो 2 × 2 हो जाएगा, जैसे 8 के गुणनखंड करें तो 4 × 2 जाएगा, या 2 × 2 × 2 हो जाएगा, या फिर 8 × 1 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड है। गुणनखंड अलग होते हैं और अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं। कुछ छात्र इसमें अंतर ही नहीं समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है या अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वो सिर्फ गुणनखंड करना जानते हैं। तो गुणनखंडों में और अभाज्य गुणनखंडों में रात दिन का अंतर है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि इस 12 के गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड होंगे, आप चाहो तो 2 × 6 कर दो, ये 12 के गुणनखंड है अर्थात फैक्टर्स है। या फिर आप 12 के गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हो, 4 × 3, ये भी 12 के गुणनखंड हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 12 × 1, 12 के गुणनखंड है, लेकिन एक तो सब में कॉमन रहता है, इसलिए एक न लेकर हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 2 × 2 × 3, ये भी 12 के गुणनखंड है। देखो गुणनखंड का मतलब वो होता है कि अगर हम सभी जो गुणनखंड है जो हमने पार्ट किए हैं, डिवाइडेशन किए हैं, अगर उनको हम वापस गुणा कर दें तो वही संख्या आ जानी चाहिए जिसके हमने गुणनखंड किए हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो 2 × 6 = 12, 12 आ रहा है, इसका मतलब ये 12 के गुणनखंड हुए। यहाँ पर 4 × 3 = 12, ये यहाँ पर भी 12 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गुणनखंड है। और यहाँ पर बात करें तो 2 × 4 = 12, यहाँ पर भी 12 ही मान आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गुणनखंड है। लेकिन ये इसमें एक विशेषता है, इसमें एक खूबी है। अगर आप इन गुणनखंडों को देखोगे, उनसे तुलना करोगे तो इनमें बहुत सारा अंतर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2 और 6 की बात करें हम, तो ये 6 एक भाज्य संख्या है। 6 क्या है, एक भाज्य, किससे, 2 से या 3 से भाज्य, क्योंकि 2 का और 3 का भाग जाता है। जबकि यहाँ पर 4 × 3 की बात करें तो 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, अर्थात ये 2 से विभाजित होती है पूर्णतः, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। जबकि ये 3 अभाज्य है। जबकि यहाँ पर देखें हम इस 2 को या इस 2 को या इस 3 को, तो ये तीनों ही गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में है। अर्थात 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो हम इस पॉइंट पर अब आ जाते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। सम संख्याएं आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या होती है। विषम संख्या आप जानते हो, जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। लेकिन ये अभाज्य संख्या क्या है, तो पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाओगे, यहां पर गलती कर दोगे, क्योंकि इसका नाम अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड को समझना बहुत ही जरूरी है। गुणनखंड अलग होता है, अभाज्य गुणनखंड अलग होता है। अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड में 2 शब्द आ गए, एक तो अभाज्य और एक गुणनखंड। गुणनखंड तो आप जानते हो, किसी भी प्रकार से आप 2 संख्याओं में 3 संख्याओं में बांट दो गुणा के रूप में, अगर उनका मान वही हो जाता है जो मूल संख्या है तो वो संख्या के गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे भी मैंने बात की, 12 के गुणनखंड है 6 × 2, 12 के गुणनखंड है 4 × 3, 12 के गुणनखंड 2 × 2 × 3 भी है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड इनमें सिर्फ ये ही है, क्योंकि इसके अंदर केवल मात्र गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य नंबर ही है। अर्थात 2 भी अभाज्य, ये 2 भी अभाज्य और ये 3 भी अभाज्य। तो ये समझना है कि अभाज्य कैसे क्या होती है, इनका पता कैसे करें कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखो ऐसी संख्या जिसके अंदर हम किसी भी संख्या का भाग देवें, एक को छोड़कर, क्योंकि एक का डिवाइडेशन तो सभी के अंदर होता है, आप ये ध्यान रखना। एक का भाग आप किसी भी संख्या में दो, पूरा पूरा चला जाएगा, चाहे 0 में दो, चाहे 5 में दो, चाहे 10 में दो, चाहे 2 में दो, सब में जाता है। तो एक की तो आपको बात नहीं करनी है, एक को ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन इस एक के अलावा अगर आप किसी संख्या में भाग दो और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि खुद स्वयं संख्या के अलावा, जैसे मान लो हम 5 की बात करें, 5 के अंदर 1 का भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है पूरा पूरा, तो स्वयं और 1 की बात नहीं करेंगे हम। जैसे 1 को हम ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है, वैसे ही संख्या खुद का, स्वयं संख्या का तो भाग स्वयं में जाएगा ही जाएगा, वो तो स्वयं का गुणनखंड है ही है। तो 1 और स्वयं के अलावा अगर किसी संख्या में अन्य संख्याओं का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्याएं होती है, उनको ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर इस नियम को फॉलो नहीं कर रही है कोई संख्या, तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। हम यहाँ पर बात करें इस 6 की, आपसे कोई पूछे कि ये 6 अभाज्य संख्या है या नहीं है,
तो आप इसमें क्या करो, भाग दे के देख लो किसका, 1 और 6 के अलावा। अगर 1 और 6 के अलावा इस 6 में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो भाज्य, और भाग नहीं जाता है तो अभाज्य, क्योंकि अभाज्य का मतलब भाग न जाना और भाज्य का मतलब विभाजित होना, भाग चला जाना पूरा पूरा। ये एक प्रकार से इसका आज से स्पष्ट आज से हो गया। तो 6 के अंदर अगर हम बात करें तो स्वयं 6 और 1 के अलावा इसमें और भी अन्य संख्याओं का भाग जाता है, और वो संख्या है 2 है, 3 है, क्योंकि 2 का भाग जाता है 3 बार, 2 3 6, 3 का भाग जाता है 3 दूना 6, तो ये भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जाता है, 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें 2 की और 3 की, तो 2 में 2 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 के अंदर भी स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए आपको इस 2 के बारे में मैं बता दूं, ये 2 एक महत्वपूर्ण अंक है, क्योंकि ये ऐसा अंक है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। बहुत सारे लोग इस 2 को भाज्य मान लेते हैं, 2 को क्या मान लेते हैं, भाज्य, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये तो सम संख्या है और सम संख्या तो भाज्य होती है, तो ऐसा मानना गलत है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अर्थात इस 2 में स्वयं और 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या मान सकते हैं हम। तो आपको आगे भविष्य में ध्यान रखना है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, अर्थात आपको अभाज्य संख्याओं में ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं मिलेगी जो सम हो, सिर्फ 2 के अलावा। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती है, यह आपको ध्यान रखना है। 2 के अलावा सभी पूर्णांक अभाज्य होते हैं, विषम होते हैं जो अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना आपको। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है, लेकिन सिर्फ 2 के अलावा होते हैं, आपको 2 का ध्यान रखना है। 2 एक ऐसा अंक है जो सम होते हुए अभाज्य है, तो ये बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप भविष्य में ध्यान रखना कि 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। जिस संख्या में 2 ये स्वयं और 1 के अलावा किसी का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो सभी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य होती हैं और विषम भी होती है। तो अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या होते हुए भी, सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो अब हम बात करें 2 की, तो 2 तो आपका अभाज्य संख्या बन गया कि 2 एक अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती है। लेकिन हम 1 की बात करें, कुछ लोग इसको क्या मान लेते हैं, अभाज्य मान लेते हैं। जैसे 2 को भाज्य मान लेते हैं, उसी प्रकार से उसी गलती से 1 को क्या कर लेते हैं, अभाज्य मान लेते हैं। तो ये 1 विषम संख्या तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब फिर आप ये समझ रहे होंगे कि क्या एक भाज्य संख्या है, तो आपको मैं बता दूं कि एक भाज्य संख्या भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोग ये जानते हैं कि या तो संख्या भाज्य होगी या फिर संख्या अभाज्य होगी, तो ऐसा नहीं है। एक भाज्य भी नहीं है और एक अभाज्य भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, केवल मात्र एक विषम संख्या है, ये मानना है। एक को हम सिर्फ विषम संख्या मानते हैं, एक भाज्य संख्या भी नहीं है और एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। 2 सम होते हुए अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, बाकी अभाज्य संख्याएं सम नहीं होती है, अर्थात विषम ही होती है। लेकिन ये एक अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। अगर आपसे ये पूछे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कुल मिला के टोटल 25 संख्याएं क्या होती है, अभाज्य होती हैं, जो आप काउंटिंग कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, 1 को मान लेते हैं अभाज्य और 2 को मान लेते हैं भाज्य,
तो बात वही हो जाती है, वो एक को छोड़ दिए एक को ले लिए, अर्थात 25 संख्या तो आ जाती है, लेकिन उनका जो मेथड है, तरीका है, वो गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 अभाज्य है, एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, एक विषम संख्या है। अब बाकी संख्याओं की आप कैसे जांच करो कि अभाज्य है या नहीं है? तो आप जो भी आपके अंक हैं उनमें आप किसी भी पूर्णांक का अर्थात उसको डिवाइडेशन करके देख लो, अगर भाग नहीं जाता है तो वो एक स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है तो वो भाज्य होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ऐसे संख्याओं को लिखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं, और उन अनंत संख्याओं में अब भाज्य संख्या कितनी होती है ये छांटना भी मुश्किल है। हम नहीं बता सकते कि कितनी भाज्य संख्याएं होती है टोटल कुल। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास अब भाज्य संख्या निकालने का कोई तरीका भी नहीं है, अर्थात कोई नेम नहीं है, गणित का ऐसा कोई ट्रिक या ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई सूत्र नहीं बना है जिससे हम अब भाज्य संख्याएं प्राप्त कर सके। हालांकि हम जांच कर करके अब भाज्य संख्याएं बता सकते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होती है, हम कितनी संख्याओं की जांच करें कि हम उनमें भाज्य संख्या छांट सके। तो ऐसे अब भाज्य संख्या, जैसे आपसे यही कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के मध्य कितनी अब भाज्य संख्याएं हैं, तो उनको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, अर्थात कोई ट्रिक नहीं है। सिर्फ हम ऐसा कर सकते हैं, जांच कर ले, जैसे एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 3 भी क्या है अभाज्य है, 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता, स्वयं और एक के अलावा अभाज्य है। ऐसे ही 7, कुछ छात्र क्या कर लेते हैं 9 को भाज्य मान लेते हैं, विषम मानकर, तो 9 में तो 3 का भाग जाता है तो ये भाज्य है। 10 भी भाज्य है, 11 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता स्वयं और एक के अलावा, ये भाज्य है। 13 में भी नहीं जाता इसलिए ये भी भाज्य है। ऐसे ही 14 में जाता है, 15 में जाता है, 16 में जाता है, लेकिन 17 में नहीं जाता तो ये भी अभाज्य संख्या है। और ऐसे ही 19 अभाज्य संख्याएं हैं। 19 के बाद में बात करें 23 के बाद में हम बात करें 29 के बाद में 31 के बाद में 37 के बाद में 41, 43, ऐसे ही 47, आगे आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, अर्थात भाग देखे कि पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। अगर किसी अन्य पूर्णांक का भाग जाए स्वयं और एक के अलावा तो फिर भाज्य बन जाएगी, अन्यथा वो अभाज्य है। तो हम 100 तक तो इस प्रकार से जांच करके देख सकते हैं, 500 तक देख सकते हैं, लेकिन आगे अगर निकालना हो तो हम नहीं निकाल सकते। और नहीं इनके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है कि हम अभाज्य संख्याओं का ये सूत्र लगाकर 1 से 1000 के मध्य अभाज्य संख्या निकाल लें, या फिर 1 से लेकर 100 तक गिनती में हम अभाज्य संख्या निकाल लें, ये तरीका नहीं है। हमें जांच करनी ही पड़ेगी, भाग देकर देखना ही पड़ेगा कि अभाज्य है या भाज्य है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए 23 में किसी का भाग नहीं जाता, 29 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 31 में भी, 37 में भी, 41 में भी, 43 में भी, इस प्रकार से 47 के अंदर भी भाग नहीं जाता, 53 के अंदर भाग नहीं जाता, इसी प्रकार से 59 में भाग नहीं जाता। तो आप भाग देके देख लेना, इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक गिनती में 25 संख्याएं आ जाएंगी जिनमें किसी भी का भी भाग नहीं जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके अंदर स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो वो अभाज्य संख्या होती है। तो हम बात करें 1 की, तो 1 में स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, तो इस नियम के अनुसार तो एक अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है पूरा, तो वो संख्या अभाज्य होती है। आपको ध्यान रखना है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती है। सभी अगर आप अभाज्य संख्याओं को लिखो तो इनमें 1-2 ही ऐसा अंक मिलेगा जो सम है और अभाज्य भी है, बाकी भी सम संख्याएं होगी, सभी अभाज्य संख्याएं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। अब हम अभाज्य गुणनखंड में चलते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड का नाम है कि अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित करो। आप किसी भी संख्या को इस प्रकार से डिवाइडेशन करो, बांटो, आप गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो कि उनमें सभी गुणनखंड अभाज्य हों, उसके सभी फैक्टर्स क्या हो, अभाज्य संख्याओं के रूप में हो, तो ही वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, अन्यथा आपका अभाज्य गुणनखंड गलत होगा। अब देखिए कुछ छात्र क्या करते हैं, 16 के अंदर देखते हैं कि 2 का भाग जा रहा है, दे देते हैं 8 बार। अब वो ये सोचते हैं कि 8 के अंदर तो 4 का भाग जाता है, तो 4 का भाग 2 बार दे दिया और 2 में 2 का भाग, इस प्रकार से देखकर ये अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये गलत है बिल्कुल, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुए। हालांकि ये बात सही है कि अगर इन गुणनखंडों को हम गुणा करें तो आपका 16 आ जाएगा,
लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भी आपको मैंने 12 वाला उदाहरण लेकर बताया था कि मान तो 12 रहा था, 6 गुणा 2 में भी 12 हो रहा था, तो वो गुणनखंड तो थे लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड नहीं थे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो वो गुणनखंड होते हैं जिनमें सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम यहां पर 4 का भाग दे दें, क्योंकि 4 क्या है, भाज्य है 2 से, इसलिए 4 का भाग आपको नहीं देना है। आपको इधर ऐसी संख्या ही लिखनी है जो अभाज्य हो और जिसका इसमें भाग जा रहा हो, तो वो भाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, अन्यथा अभाज्य गुणनखंड गलत है। तो यहां पर देखो 16 में 2 का भाग जाता है 8 बार, 8 में 2 का भाग जाता है क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। कितनी बार गया, 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार गया, 2 और 2 में 2 का भाग 1 बार गया। इस प्रकार से 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 पावर 4, अर्थात 2 की घात 4, ऐसे लिख दो घात रूप में। अब हम करें 56 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 56 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से लाइन खींच के, 56 एक सम संख्या है इसलिए इसमें 2 का भाग जाता है, तो हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया तो 28, 28 दूना 56। 28 में बात करें 2 का भाग जाता है क्योंकि 28 सम संख्या है, तो 14 दूना 28, 14 के अंदर भाग जाता है 2 का या 7 का भी। अब देखो कुछ छात्र क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या की भाग देने की ट्राई करते हैं, अभ्यास करते हैं कि सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग देकर देंगे। जैसे पहले वो 2 का भाग देकर देखते हैं, फिर 3 का भाग देकर देखते हैं, फिर 4 का भाग देकर देते हैं, फिर 5 का भाग देकर देखते हैं। तो ऐसे तो भाग देना ही नहीं है आपको। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटी से छोटी संख्या का ही भाग दो, आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, यहाँ पर कोई सी भी संख्या लिख दो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो अभाज्य संख्या हो और उसको विभाजित करती हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर 2 का ही भाग दूं इस प्रकार से 7 बार, इससे कोई जरूरी नहीं है। मुझे पता है कि 14 के अंदर 7 का भाग जाता है और 7 एक अभाज्य संख्या भी है, तो फिर मैं 7 का दूंगा पहले, और ये 7 का भाग गया 2 बार और फिर 2 में 2 का भाग गया 1 बार। कुछ अध्यापक या कुछ छात्र क्या करते हैं, ये परिपाटी रट लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या का भाग दो पहले, फिर नहीं जाता है तो फिर अगली संख्या का भाग देकर देखो और फिर अगली संख्या का भाग देकर देखो, और वो इसी आदत से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो वो इतना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर 2 का ना जाता तो हम 3 का देकर देखते, 4 का, 5 का और फिर 7 का देकर देखते। जैसे 49 की बात करें हम, 49 में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो तुम क्या करोगे, पहले 2 का भाग देकर देखोगे, 3 का भाग देकर देखोगे, 4 का, 5 का, 6 का, और फिर जाओगे आप 7 पर, 7 का भाग देकर देखोगे। या फिर 39 के अंदर हम बात करें भाग देकर देखें, तो पहले आप 2 का भाग देकर देखोगे, फिर 3 का, 4 का, 5 का। ऐसा नहीं करना आपको। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी अभाज्य संख्या का भाग दे दो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ऐसे नहीं कि हम छोटी से छोटी का भाग देते जाएं, ट्राई करते जाएं, फिर बड़ी का नंबर बाद में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो इसको विभाजित कर रही है और अभाज्य है तो आप उसका दे दो पहले, चाहे वो बड़ी क्यों ना हो, छोटी बाद में आ जाएगी। इसके क्रम से कोई मतलब नहीं है। ये आपके अंक गणित की महत्वपूर्ण आधारभूत प्रमेय है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखी है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में बांटा जा सकता है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये जो गुणनखंड होते हैं वो अपने आप में अद्वितीय होते हैं, अर्थात यूनिवर्सल होते हैं, शाश्वत होते हैं। इनके अलावा कोई दूसरे नहीं हो सकते। अगर 56 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यही आएंगे, चाहे भले 7 बाद में ले लो चाहे 2 पहले ले लो, लेकिन इस 56 के अभाज्य गुणनखंड यही है। ये ही कहने का मतलब अद्वितीय है अपने आप में, और इनके क्रम से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, और वो अभाज्य गुणनखंड बिना क्रम का ध्यान रखे अपने आप में अद्वितीय होते हैं। अब क्रम से उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं कि 7 से पहले हम 2 का ही भाग देते हैं यहाँ पर, अर्थात 7 का पहले दे दो, चाहे पहले 7 का दे दो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 56 के हमें भाज्य गुणनखंड करने, और आपको पता है कि 8 7 56 अर्थात 7 का भाग जाता है इसके अंदर, तो आप पहले 7 का दो। बहुत अच्छी बात है, आपका ये संख्या बहुत छोटी हो जाएगी प्रारंभ में ही। 7 अभाज्य संख्या तो आप 7 का दे दो। 7 का भाग गया 8 बार, 8 7 56। अब 8 में आपको पता है कि 2 का भाग जाता है, 8 में आप 4 का मत दे देना, क्योंकि 4 तो एक भाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या ही नहीं चाहिए। इसका नाम ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या का आपको ध्यान रखना है। तो 7 का भाग 56 में 8 बार गया, 8 में 2 का भाग 4 बार गया, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार।
तो वही अभाज्य गुणनखंड आएंगे जो यहाँ पर आए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड करते समय ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या का ही भाग दें। अगर कोई बड़ी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उसका भी भाग देकर उसको टुकड़े किए जा सकते हैं पहले से। तो यहाँ पर ये 56 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये हमने 56 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। यहाँ पर लिखते हैं हम 56 बराबर 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 3 है तो ये 2 पावर 3 और इंटू 7। इस प्रकार से हमने गुणनखंडित कर लिया भाज्य संख्याओं के में। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, HCF कहते हैं। ये ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा मेथड ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान दो। यहां पर देखिए आपके पास जो 2 संख्या थी ऐसे, या 3 संख्या थी, या 4 संख्या थी, जिनके आपने ऐसे अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड देखने हैं जो फैक्टर्स सभी संख्याओं के गुणनखंड में मौजूद हो। अर्थात 16 के गुणनखंड में भी 2 है और 56 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। तो पहले तो ये दोनों में होना चाहिए, ये जरूरी है। यहां पर 2 की बात करें तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो अगर सभी के अंदर अभाज्य गुणनखंड मौजूद है तो उस अभाज्य गुणनखंड को हम घात रूप में मैसे में ले लेते हैं, लेकिन घात सबसे कम घात वाला जो गुणनखंड है वो लेते हैं। जैसे यहां पर बात करें 2 की अधिकतम घात, ये कम से कम घात कितनी है, 3 है, क्योंकि इसमें 2 की घात 3 बार, अर्थात 2 3 बार आया है, जबकि इसमें 4 बार है। तो मैसे में हम वो फैक्टर्स लेते हैं जो कम से कम बार आया हुआ हो और सभी के अंदर आया हुआ हो, सभी संख्याओं के अंदर वो मौजूद हो। जैसे यहाँ पर 16 में भी 2 गुणनखंड है, 56 में भी 2 गुणनखंड है। तो पहले तो ये देखते हैं कि सब में है या नहीं है, उसके बाद वो कम से कम कितनी बार है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कम से कम 3 बार है। अब बात करते हैं हम इस 7 की। 7 देखिए इसके अंदर नहीं है, इसमें है, तो दोनों में होना जरूरी था। मैसे के लिए अंदर हम वो कॉमन होना जरूरी था, तभी तो इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। तो 7 कॉमन नहीं है, अर्थात इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर किसी एक संख्या के गुणनखंड में ही है कोई अभाज्य संख्या और दूसरी में नहीं है तो उसको आप छोड़ दो, वो मैसे में नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर सिर्फ 2 की घात 3 ही इन दोनों में कॉमन है, तो ये 2 की घात 3 ही इसका मैसे हो जाएगा। और 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 क्या हो गया, मैसे हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप मैसे ज्ञात कर सकते हो। तो यही मैसे का प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बार मैसे की परिभाषा बता देता हूं कि मैसे की क्या परिभाषा है। देखो, मैसे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है, ध्यान से सुनना। मैसे पे अर्थात HCF एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। मैसे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका भाग आपके पास जो संख्याएं दी गई है, जिनका आपसे मैसे निकलवाया गया है, उन संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए, वो ही मैसे होता है। और मैसे दी गई संख्याओं से कभी भी बड़ा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं परिभाषा फिर से रिपीट कर देता हूं। मैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है, सॉरी छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी, मैं छोटी छोटी बोल रहा हूं, वो आपको चेंज कर लेना है। मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, और मैसे कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ी नहीं हो सकती। तो परिभाषा को एक बार आप संशोधन कर लेना और समझना अच्छी तरह से। मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मैसे का मतलब महत्तम, बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़ा, और उत्तम, महा जोड़ उत्तम, महत्तम। मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। आपसे जैसे 16 और 56 का मैसे निकलवाया है, तो 16 और 56 के लिए आप एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करो जिसका भाग 16 में भी जाता हो और जिसका भाग पूरा पूरा 56 में भी जाता हो, और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, वही मैसे है। जैसे हम बात करें 16 और 56 में 8 के अलावा 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, तो 4 और 2 तो छोटी संख्या है, जबकि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 8 है। इस 8 का भाग 56 और 16 में पूरा पूरा जाता है, और 8 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जिसका भाग 56 में भी जाता हो पूरा पूरा और 16 में भी जाता हो। किसी एक में जाएगा लेकिन दूसरे में नहीं जाएगा। अगर आप बात करो 8 के बाद जैसे 16 की, 16 का भाग 16 में जाता है और 56 में नहीं जाता, तो 8 से बड़ा आपको कोई ऐसा पूर्णांक नहीं मिलेगा, ऐसा कोई अंक नहीं मिलेगा जिसका भाग 56 में भी पूरा पूरा जाता हो और 16 में भी पूरा पूरा जाता हो। इसका मतलब 8 ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 56 में भी जाता है और 16 में भी जाता है और पूरा पूरा जाता है। इससे छोटी तो आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी, जैसे 2 भी है, 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है, 16 और 56 में 4 का भी जाता है, 2 का भी भाग जाता है। लेकिन
8 से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। 8 का जाता है, 8 ही सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 16 में और 56 में पूरा पूरा जाता है, इससे बड़ी नहीं होगी। इसलिए में से की परिभाषा हो गई कि में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है और में से कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर 16 और 56 से अगर में से बड़ा हो जाता तो फिर उस बड़ी संख्या का पूरा पूरा भाग इन छोटी संख्याओं में कैसे जाता? तो इसलिए में से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दो क्रमागत अगर संख्या आपको दे दूं मैं कि दो क्रमागत संख्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि 17 और 18 का में से ज्ञात करो, तो इनका में से हमेशा 1 होता है, क्योंकि इनमें आप अगर आप भाज्य गुणनखंड करोगे तो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 1 होता है लास्ट में, ये जो 1 बचता है ये सब में कॉमन होता है, सबके अंदर आपको मिलेगा। इसलिए क्रमागत संख्याओं का में से हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 9 और 10 का में से 1 होगा, 10 और 11 का में से 1 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का में से हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना है। दो विषम संख्याओं का में से भी हमेशा 1 होता है। जैसे आपसे बात करें कि 17 और 19 का में से ज्ञात कीजिए, दोनों क्रमागत संख्या है, कौन सी? विषम। दो क्रमागत विषम संख्याओं का में से हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दो क्रमागत संख्याओं का में से हमेशा 1 होता है। लेकिन दो क्रमागत सम संख्याओं का में से, जैसे बात करें 26 और 28, ये क्रमागत सम पूर्णांक है, इनका में से हमेशा क्या होता है? 2 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो क्रमागत संख्याओं का में से 1 होता है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का में से 1 होता है, दो क्रमागत सम संख्याओं का में से हमेशा 2 होता है, ये ध्यान रखना। अगर इनकी बात कर ले हम लय से की, तो दो क्रमागत संख्याओं का लय से उनका गुणनफल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लय से के टॉपिक में हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो मैं मानता हूं कि आप भाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, उनके भी आपको भाज्य गुणन करते जाना है, ध्यान रखना है। अभाज्य गुणनखंड में इन अभाज्य गुणनखंड के क्रम से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप पहले बड़ी संख्या का भाग दे दो, चाहे फिर छोटी संख्या का भाग दे दो, ये कोई जरूरी नहीं है हम पहले 2 का ही दे 7 का बाद में दे 7 का, आप पहले भी दे सकते हो, लेकिन ये 7 अभाज्य होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये में से ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे ही में से का मैं एक आधा क्वेश्चन और ले लेता हूं, जिससे आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से में से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड विधि के अलावा जो मेन मेथड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात भाग विधि, कलन विधि, उससे में से ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सभी जो अंक गणित की समस्याएं हैं, अंक गणित है, उसके ऊपर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सभी संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, उसी के आधार पर सभी संख्याओं का निर्माण होता है। तो यहां पर बात करें हम, जैसे 26 और 128 का में से ज्ञात करना हो, में से ज्ञात करे अर्थात HCF ज्ञात करे, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमें ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए तो अभी आपको मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित कर लो, उनमें जो ओबेनिस्ट कॉमन फैक्टर्स है वो आप छांट लो और उनको गुणा कर लो। लेकिन मेन विधि है भाग विधि, भाग विधि या कलन विधि, इसको कलन विधि भी कहते हैं। और वैसे इस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम। एल्गोरिथम शब्द अलजेब्रा से बना है, एल्गोरिथम से में से ज्ञात करना। अब देखो आपको मैं बता दूं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। किसी भी भाज्य संख्या में जब हम किसी भाजक का भाग देते हैं, अर्थात कोई भी भाग की प्रक्रिया हम संपन्न करते हैं, भाग देते हैं, तो वो भाग की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शेषफल भाजक से बड़ा रहे या बराबर रहे, तब तक वो विभाजन प्रक्रिया जारी रहती है। और जब शेषफल भाजक से छोटा आ जाता है तब वो विभाजन एल्गोरिथम रुक जाती है, उसको आगे हम नहीं चलाते हैं। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जैसे आपको 7 का भाग देना है, मान लेते हैं 18 में,
तो इस 7 का भाग 18 में तब तक जाता रहेगा जब तक कि शेषफल 7 से छोटा ना आ जाए। 7 से छोटा आता ही वो शेषफल बन जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम रुक जाएगी। तो यही यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम है कि किसी भी भाज्य संख्या में जब भाजक का भाग देते हैं तो ये विभाजन की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शेषफल भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा रहता है, तब तक ये जारी रहती है। और जब शेषफल भाजक से छोटा जाता है तो ये विभाजन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम है। अगर आप इसको इस प्रकार से नहीं समझते हो तो ये है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बराबर भाज्य। यही यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम है जिसको मैं यहां पर और अच्छी तरह से लिख देता हूं। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। इसको हम यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम कह सकते हैं क्योंकि हम किसी भाज्य संख्या में जब भाग देते हैं भाजक का तो भागफल को और भाजक को गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं तो वो भाज्य के बराबर हो जाता है। वही जो भाग की जांच करते हैं वही प्रक्रिया। तो इसको हम यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम कह सकते हैं, या इसको सामान्य शब्दों में स्पष्ट करें तो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम किसी भाज्य में जब भाजक का भाग देते हैं तो ये भाग की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शेषफल भाजक से बड़ा या बराबर रहता है। और जब शेषफल छोटा जाता है तो ये विभाजन एल्गोरिथम पूरी हो जाती है, रुक जाती है, हम आगे भाग नहीं देते हैं। लेकिन शेषफल कभी भी भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुल मिला के जो भाजक है वो हमेशा बड़ा ही होता है किससे? शेषफल से। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भाज्य और ये भागफल कितना भी आ सकता है, लेकिन भाजक हमेशा बड़ा रहता है शेषफल से, ये आपको ध्यान रखना है। भाजक छोटा नहीं रहेगा, क्योंकि भाजक छोटा रहेगा तो शेषफल बड़ा रहेगा, और शेषफल बड़ा रहेगा तो विभाजन प्रक्रिया चलती रहेगी। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम भाग विधि से इस दोनों संख्याओं का मैं से कैसे ज्ञात करें। जैसे आप सामान्य संख्याओं का भाग देते हो उसी प्रकार से हमें भाग देना है। छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है। जैसे भाग देते हैं उसी प्रकार से आपको भाग देना है। जैसे 26 का भाग दें हम तो 26 का भाग 128 में आप 26 को गुणा करके देख लो। 26 कम 26, 26 दूना 52, 26 78, अर्थात इसको 5 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 6 का 30, 5 दूना 10 और 3 13, 130 होता है। तो यहां पर 5 बार तो भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 130 हो रहा है, और जबकि यहां पर हमें 128 में भाग देना है। तो 26 का भाग गया 4 बार। 128 में 26 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। और 4 बार देने पर कितना आता है? 4 6 चौका 24, 4 6 के 24, 4 दूना 8 और 2 10, अर्थात 104 आता है। 4 6 चौका 24 का 4 असली 2, 4 दूना 8 और 2 10, अर्थात हम 128 में 26 का भाग दें तो 4 बार जाएगा। 4 को 26 से गुणा करें तो ये 104 आ जाएगा। अब हम घटा देते हैं, चिन्ह बदलते हैं, माइनस का कर देते हैं। 128 में 104 घटाएंगे, जैसे 8 में 4 गया तो 4 और ये 2, तो ये 24 बच गया। ये भाग आप सबको आता है, सब जानते हो। क्या ये भाग हमने सही किया है? यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल भाजक से छोटा आ गया। अब इस भाजक इसकी जांच करते हैं हम कि क्या हमने ये भाग सही किया है या गलत। तो आपको पता है जांच के लिए हम भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य हो जाता है। तो यहां पर हमने किसका भाग दिया था? 26 का। 26 का भाग दिया, भागफल कितना आया? 4। ये 4 प्लस शेष कितना बचा? शेषफल आया 24, बराबर इनको हम गुणा करें तो 26 चौके 104 और 24 ये हो गया 108, तो भाज्य के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने ये जो विभाजन प्रक्रिया की है वो सही है। तो देखो ये था आपका सामान्य भाग। जैसे सामान्य संख्याओं में आप सामान्य संख्याओं का भाग देते हो, इसी प्रकार से भाग दिया था। लेकिन मैं से ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है? जब आपने भाग किया, भाग में लास्ट में शेषफल बच गया, तो इस भाग को तोड़ना नहीं है। ये जो शेषफल बचता है उस शेषफल का भाग आपको भाग देने वाले भाजक में देना है, ये ध्यान रखना है। अर्थात ये शेषफल 24 बचा, इस 24 का भाग आप 26 में दे दो। आगे इस प्रकार से और एक भाग की प्रक्रिया कर दो। फिर अगर शेषफल बचता है तो उस शेषफल का भाग फिर भाजक में दे दो, फिर एक भाग की प्रक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार के से जब तक शेषफल बचता जाता है एक के अलावा, तब तक आपको ऐसे भाग शेषफल का भाग भाजक में देते जाना है, शेषफल का भाग भाजक में
देते जाना है। तो यहाँ पर 24 शेष बचा, इस शेषफल का भाग हम इस भाजक 26 में देते हैं। देखो 26 में हम 24 का भाग देंगे तो 24 से कम 24, 24 से कम 24 और घटा दिया। आगे देखिए शेषफल बचा कितना 2, 4 में 4 गया 6 में तो 2 बचा। हमें इस भाग की भी जांच करनी है, क्या यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर भाग किया था वो सही था, वैसे ये भी एक प्रकार से भाग है। जैसे हमने 26 में 24 का भाग दिया है, भाग देने वाले में शेषफल का भाग दिया है, तो क्या ये भाग सही है, इसको भी हम यहाँ पर जांच करके देखते हैं। देखो यहाँ पर भाजकता कितना 24 इंटू जो भागफल था वो कितना है 1 और जो शेषफल है रिजर्व बचा है आपको वो बचा है 2। इसकी जांच करते हैं क्या ये सही है। तो 24 से कम 24 और 25 26, इसका मतलब ये 26 आ गया, ये भाग भी आपका सही है, यहाँ पर भाग सही किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर बात करें तो शेषफल आपका अभी तक बच रहा है 2, भाग तो पूरा हो गया क्योंकि शेषफल छोटा गया इसलिए, लेकिन ये शेषफल बच रहा है। तो मैसे के लिए आपको क्या करना है, जो शेषफल बचता है उसका फिर भाग दे दो, किसमें, भाग देने वाली संख्या में। तो यहां पर हम 24 के अंदर 2 का भाग देंगे, 24 के अंदर 24 को 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो फिर आपके पास एक नया भाग आ जाता है। यहां पर ये एक भाग है, इस भाग को हम पूरा करें तो कैसे करें, वही जैसे भाग देते हैं नॉर्मल रूप से भाग वैसे ही भाग करते हैं। तो हम यहाँ पर ये भाग करते हैं, 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो पहले 2 एकम 2, एक बार गया 2 आ गया, लाइन खींचते हैं, चिन्ह बदलते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, कुछ नहीं बचा। अगली संख्या को उतारते हैं 4, 4 के अंदर 2 का भाग देते हैं, 2 दूना 4, एक प्रकार से भाग कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 चौक ये 2 दूना 4 और लाइन खींचते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटाते हैं, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखिए ये भी एक प्रकार से भाग हो गया, क्या ये भाग सही है, इसकी भी हमें जांच करनी है। तो यहाँ पर देखो भाजक कितना था 2, भागफल कितना आया यहाँ पर 12 और प्लस शेषफल क्या आया यहाँ पर 0, तो ये शेषफल 0 आ गया, बराबर 12 दूना 24 और 0, 12 दूना 24 और 0, ये 24 आ गया, किसके बराबर, भाज्य के बराबर। तो ये भाग भी हमने सही किया। यहाँ पर ये अंत में शेषफल 0 बचा है, देखो ये शेषफल 0 किसका भाग देने से बचा था अंत में, वही मैस है। यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया तभी जाके लास्ट में शेषफल 0 आया, तो इन दोनों अंकों का, दोनों पूर्णांकों का मैस 2 है। तो अतः यहाँ पर लास्ट में जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो ही मैस कहलाता है, होता है। तो यहाँ 26 और 128 का मैस अर्थात HCF बराबर कितना है 2 है और ये आंसर हो जाएगा। तो ये 26 और 128 का मैस क्या हुआ 2। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 12 नहीं है मैस, कहीं आप भागफल को मैस कर दो। जिस भाजक से शेष पर 0 आता है अंत में इस प्रकार से वही मैस होता है, तो ये 2 है। आपको क्या करना है, भाग विधि के अंदर सबसे बड़ी संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, भाग देके आपको शेषफल निकाल लेना है, उस शेषफल का भाग फिर भाग देने वाली में देना है, उस शेषफल का भाग आपको भाग देने वाले में देना है, फिर आपको शेषफल निकाल लेना है। जब तक शेषफल आता जाए तब तक आपको फिर शेषफल का भाग देने वाली संख्या में देना है। जैसे यहाँ पर शेषफल 2 बचा, 2 का भाग 24 में दे दिया, फिर आप शेषफल निकाल लो। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप इस प्रकार से आगे करते जाना, अर्थात भाग देने वाली संख्या में शेषफल का, भाग देने वाली संख्या में शेषफल का भाग देते जाना। अंत में जब शेषफल 0 आ जाता है तब वो भाजक जो शेषफल 0 लाता है वो ही मैस बन जाता है। तो यहाँ पर मैस है 2। तो मैं मानता हूँ कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कलन विधि, भाग विधि आपके समझ में आ गई होगी। आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, जैसे मान लेते हैं यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया कि 26 और 128 का मैस भाग विधि से ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त कीजिए। तब आपको ये विधि अपनानी है, लेकिन आपको ये भी करके दिखाना है, अर्थात हर स्टेप की यहाँ पर जांच करके दिखानी है।
भले ही आप चाहे ये मत करना, ये चाहे मत दिखाना, रफ कॉपी में कर लेना, लेकिन आपको ये करके लास्ट में ऐसा करके उत्तर बताना है, ये ध्यान रखना है। तो आप ऐसा करना, ये दोनों ही काम आपको फेर कॉपी में करके दिखाना है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इधर करोगे, इससे टिप कर भाग की जांच यहाँ पर कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ये नहीं करते हो, डायरेक्ट ये करते, तो हो सकता है इसमें मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये तो करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे ये मत करना भले ही, लेकिन अगर आप यही करके छोड़ दो और ये न दिखाओगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भाग विधि या कलन विधि आपके समझ में आ गई होगी। एक आधा उदाहरण लेकर मैं आपको और बता देता हूँ कि किस प्रकार से में से ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई अन्य संख्याएं ले लेते हैं, 51 को और 384 का हमें में से ज्ञात करना है। 51 और 384 का भाग विधि से। अगर आपको भाग विधि से न कहे, कोई सी विधि की बात न करे, तब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड या कोई सी विधि से आपको अच्छा लगे उससे निकाल लो। लेकिन अगर भाग विधि से पूछा है युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो उससे भी ज्ञात करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 51 है, 51 का भाग हम 384 में देंगे। जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देना है, और इधर भाग की जांच भी करते जाना है, लिखते जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बताना है। और वो है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। देखो 51 का भाग 384 में देंगे, अर्थात एक प्रकार से 50 का ही फड़ा बोल लेते हैं। 50 और 50 100, 150, 200, 6, 300 और 7 बार 350, तो कितनी बार गया, लगभग 7 बार। तो ये 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 357 आ गया। अब इसको घटाते हैं, 14 में 7 गया तो 7, 7 में 5 गया तो 2, ये 27 बच गया। ये आपका भाग हो गया, क्योंकि शेषफल भाजक से छोटा आ गया, आगे कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए। तो इस भाग की हम यहाँ पर जांच करते हैं। भाजक था यहाँ पर 51 गुणा भागफल आया 7 प्लस शेषफल कितना आया 27। आप 51 को 7 से गुणा करके 27 जोड़ो, आपकी संख्या अगर 384 आती है तो ये भाग सही है। तो 51 7 357 और ये 27 हो गया 384, तो ये 384 समान आ गई, ये भाग आपका सही है। अब क्या करना है, जो शेषफल बचा है, यहाँ पर शेषफल 27 बचा है, इस शेषफल का भाग आपको भाग देने वाली संख्या 51 में देना है, 51 में आपको देना है। तो यहाँ पर फिर एक भाग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जैसे सामान्य भाग देते हैं वैसे ही 27 का भाग देंगे 51 में, तो 27 से कम 27, 27 दूना 54, तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 27 से कम 27 और लाइन खींचकर घटाते हैं, 11 में 7 गया तो 4 और 4 में 2 गया तो 2, 24 आ गया। यहाँ पर भी भाग पूरा नहीं हुआ क्योंकि शेषफल बच रहा है 0 के अलावा। पहले हम इस भाग की यहाँ पर जांच करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो भाजक है 27 गुणा भागफल कितना है 1 गुणा प्लस शेषफल कितना है 24 बराबर 27 से कम 27 और 54 कितना हो गया 51 हो गया। तो ये जांच करके बता देनी है। अब देखिए यहाँ पर फिर शेषफल बच रहा है, तो आप इस शेषफल का भाग इस भाग देने वाली संख्या में दे दो 27 में, एक फिर से एक भाग का काम स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात 24 का भाग 27 में कैसे देते हैं नॉर्मल रूप से, 27 से 24 से कम 24, एक बार जाएगा, लाइन खींचेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। इस भाग की भी आपको यहाँ पर जांच करनी है, अर्थात 24 गुणा 1 प्लस शेषफल है 3 बराबर 24 से कम 24 और 3 27, इस प्रकार से लिख देना है। अब देखिए अभी तक भी शेषफल बच रहा है 3, 0 के अलावा जब तक बचेगा तब तक आपको भाग देना है। इस 3 का भाग देना है आपको, फिर भाग देने वाली संख्या 24 में, फिर एक नया भाग प्रारंभ हो जाएगा आपके लिए। 3 का भाग दिया 24 में, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो ये 8 बार गया 24 और कुछ नहीं बचा। इसकी आपको यहाँ पर जांच करनी है, 3 गुणा 8 भागफल प्लस 0 शेषफल, तो बराबर 8 थी 24। देखिए यहाँ पर जाके ये विभाजन एल्गोरिथम पूरी हुई है, अर्थात शेषफल 0 आया है। तो जिस भाजक से ये शेषफल 0 आता है वो ही क्या है में से है, तो में से यहाँ पर 3 है, अतः 51 और 384 का में से अर्थात HCF क्या है 3 है।
अगर यहाँ पर कहीं पर गलती कर दी हो तो वो बात अलग है, कहीं और मान आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान से भाग देना है, शेषफल प्राप्त करना है। शेषफल का भाग फिर भाजक के अंदर भाग देने वाले में देना है और फिर शेषफल प्राप्त करना है। जब तक शेषफल आपका शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक ये देते जाना है, निकालते जाना है। लास्ट में जिसका भाग पूरा पूरा जाएगा वही आपका मैसे हो जाएगा। ये 3 ही क्या है, मैसे है। तो इस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कलन विधि से मैसे ज्ञात आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लेते हैं 3 संख्याएं आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, 3 संख्याओं का आपसे ये पूछे कि भाग विधि से मैसे ज्ञात करो, तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 10th क्लास के अंदर आपके जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैसे ज्ञात करने के पर्सन है, या फिर बात कहें कि भाग विधि से, कलन विधि से आपसे मैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपके कोर्स में सिर्फ 2 संख्याओं का ही मैसे पूछेगा। अर्थात भाग विधि से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ 2 संख्याओं का मैसे ही ज्ञात कर सकते हैं, ये मान ले थोड़ी देर के लिए। तो यही आपके कोर्स में यही चैप्टर है कि 2 संख्याओं का मैसे हम आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। अर्थात सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में देंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे, फिर उस शेषफल का भाग देने वाले में देंगे, फिर उस शेषफल का भाग देने वाले में देंगे। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, तब तक हम ये प्रक्रिया अपनाते जाएंगे और जो 0 लाएगा भाजक वही मैसे बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले आपसे कि 3 संख्याएं लो और इनका मैसे ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में देना है, क्योंकि तीनों संख्या समान तो हो नहीं सकती। समान होगी तो फिर उनमें से वो खुद ही संख्या मैसे बन जाएगी एक। तो तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तीनों अलग अलग संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का भाग आपको सबसे बड़ी संख्या में देना है। इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और उन दोनों जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है, उन दोनों का मैसे निकाल लेना है। उस मैसे का आपको जो बच गई संख्या है उसमें भाग देकर देखना है। अगर उसमें भाग पूरा पूरा जाता है तो वो मैसे तीनों का हो जाएगा। जो आपने सबसे छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देकर प्राप्त किया है वही। कहने का मतलब एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी में देना है और उनका मैसे निकाल लेना है ऐसे ही। और उस मैसे का भाग आप इसमें भाग देकर देख लो, चेक कर लो, क्योंकि मैसे का भाग पूरा पूरा जाता है सबके अंदर और नहीं जाता है तो नहीं है फिर वो मैसे। तो अगर उसमें भी पूरा पूरा जाता है तो वो तीनों का मैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मान ले सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में दिया और मैसे निकालकर हमने बच गई संख्या में भाग दिया, अगर उसमें पूरा पूरा नहीं गया तो फिर क्या करना है, आपको सबसे छोटी संख्या का भाग सेकंड बड़ी संख्या में देना है, उस सबसे बड़ी को छोड़ देना है और दूसरी बड़ी संख्या में देना है, उन दोनों का मैसे निकाल लेना है और उसका भाग फिर उस तीसरी संख्या में देकर देना है। अगर उसमें पूरा पूरा चला जाता है तो फिर वो तीनों का मैसे बन जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर वो लास्ट में से आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का मैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 2 संख्याओं का मैसे ही भाग विधि से पूछेगा। अगर 3 संख्याओं का मैसे या 4 संख्याओं का या ज़्यादा संख्याओं का मैसे पूछता है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वो मैसे ज्ञात करना है, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि मैसे क्या होता है, मैसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मैसे भाग विधि से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है और किस प्रकार से उनमें से कॉमन फैक्टर्स छांटते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैसे की परिभाषा में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है और मैसे कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 क्रमागत संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मैसे हमेशा 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है, ये भी ध्यान रखना है। 2 अगर अभाज्य संख्याएं हैं अलग अलग तो 1 होगा। 2 समान संख्याओं का या 3 समान संख्याओं का या सभी समान संख्याओं का मैसे हमेशा उनमें से कोई सी भी एक संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप कभी मैसे निकालो तो उस मैसे का भाग आप सभी संख्याओं में देखकर देख लेना, पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो आपने कहीं पर मिस्टेक कर दी, ये ध्यान रखना। कल आपको लैसे के बारे में बताएंगे और लैसे और मैसे की सहायता से हम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, संख्याओं की सहायता से हम लैसे मैसे कैसे ज्ञात करते हैं, मैसे की सहायता से लैसे, लैसे की सहायता से मैसे कैसे ज्ञात करते हैं, और लैसे और मैसे में क्या संबंध होता है, ये आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। क्योंकि आज वैसे ही बहुत सारा ज़्यादा आपके लिए हो गया, तो आप इनको अच्छी तरह से समझना कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, या फिर यहाँ पर बात करें अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इनको आप अच्छी तरह से समझना। 2 का ध्यान रखना, 2 अभाज्य संख्या है, सम संख्या है। 1 का ध्यान रखना, 1 अभाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या भी नहीं है, ये एक विषम संख्या है। तो
और मैं से आप अपने मन से संख्याएं लेकर हल करने की कोशिश करना। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम फिर इन पूर्णांकों के साथ साथ जो बहुपद है, जो कहने का मतलब व्यंजक है, उनका भी मैं से ज्ञात करना सिखाएंगे, क्योंकि वो भी आपके कोर्स में चैप्टर में है। तो ये आने वाले वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके भी बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो आप कमेंट्स करके बताना कि ये कमी है, ये त्रुटि है, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके बता देना कि हमें इस प्रकार से क्या समझाना है। तो वो हम जितनी कोशिश होगी उतनी कोशिश करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी राय, अपना मत है वो व्यक्त किया करो, बताया करो, और ड्यान से समझा करो जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपको हमारे जो वीडियो हैं वो अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप ऑफलाइन के रूप में किसी कार्ड, पेन ड्राइव में आप डलवा सकते हो, और आप अपनी LCD में या टीवी पर या बड़ी स्क्रीन पर भी उसको लगाकर देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।